this is Radhika with the session number 8 of your chapter Why Do We Fall Ill, and in this session we are going to discuss about rabies. तो अभी हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रेबीज क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या कंट्रोल मेजर होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं जब हमें रेबीज होता है. क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे रेबीज के बारे में डिस्कस करते हैं. So first thing is that it is an acute, highly fatal viral disease of the central nervous system. फर्स्ट एक एक्यूट डिसीज होती है. एक्यूट डिसीज होती है दैट इज इसका जो टाइम पीरियड होता है वो काफी स्मॉल रहता है. सेकेंड ये हाईली फेटल वायरल डिसीज है. दैट इज ये एक वायरल डिसीज होती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है. तो समझ आया दैट रेबीज इज एन एक्यूट हाईली फेटल वायरल डिसीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and it is caused by the Lyssa virus type 1. Clear? It is caused by Lyssa virus type 1. It is a disease of warm-blooded animals such as dogs, cats, monkeys, rabbits, etc. Clear? ये जो डिसीज है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से होती है, उनकी डिसीज होती है. जितने भी हमारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मंकीज हैं, रैबिट्स हैं, इनके बाइट करने से ही ये डिसीज स्प्रेड होती है. तो समझ आया दैट इट इज एन एक्यूट हाईली फेटल वायरल डिसीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट इज कॉज्ड बाय Lyssa virus type 1 and it is a disease of warm-blooded animals such as dogs, cats, monkeys, rabbits, etc. And it is transmitted to man usually by bites or licks of the rabid animal. Simple है. जिन एनिमल्स को रेबीज हुआ होता है दैट इज जैसे डॉग्स हुए, कैट्स हुए, रैबिट्स हुए, मंकीज हुए, जो रैबिड एनिमल्स हैं, क्लियर, वो यदि मैन को बाइट कर ले या उन्हें लिक कर ले उसके बाद ही जो मैन है उसमें रेबीज ट्रांसमिट हो जाती है. क्लियर? दैट रेबीज इज ट्रांसमिटेड टू मैन यूजुअली बाय बाइट्स और लिक्स ऑफ रैबिड एनिमल्स. The virus is excreted in the saliva of affected animals. जो affected animals होते हैं उनमें की सलाइवा में जो वायरस है वो एक्सक्रीट हो जाता है. एंड इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इन द डॉग्स इज 20 to 60 days. और डॉग्स में इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 20 से 60 डेज का. क्लियर? समझ आया दैट रेबीज इज ट्रांसमिटेड टू मैन यूजुअली बाय बाइट्स और लिक्स ऑफ द रैबिड एनिमल्स. The virus is excreted in the saliva of affected animals and its incubation period in dogs is 20 to 60 days. And the virus may be present in the saliva of 3 to 4 days before the onset of symptoms and during the course of illness till death. जो वायरस प्रेजेंट रहता है सलाइवा में वो 3 to 4 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, दैट इज कोई भी वायरस है वो सिम्टम्स क्लियर होने से पहले 3-4 दिन पहले से ही पहले प्रेजेंट रहता है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस टिल डेथ. और जब तक डेथ हो जाती है, आई मीन टू ये जो रेबीज होती है इसकी वजह से डेथ जब तक हो जाती है तब तक जो वायरस है वो प्रेजेंट रहता है. क्लियर? दैट वायरस मे बी प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ 3 to 4 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ symptoms and during the course of illness till death. The incubation period in man is 1 to 3 months and then its symptoms appear. जो incubation period होता है मैन में इसका वो होता है 1 to 3 months का. क्लियर? और उसके बाद जो symptoms है वो बिल्कुल आई मीन टू से देन इट सिम्टम्स अपीयर, उसके बाद ही जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं हमें. क्लियर? नेक्स्ट चीज आती है हमारे जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं. फर्स्ट, इट्स वायरस मल्टीप्लाइज एट द साइट ऑफ बाइट एंड देन स्प्रेड इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड फाइनली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो इसके वायरस हैं वो साइट ऑफ बाइट में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उसके बाद वो स्प्रेड हो जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और उसके बाद फाइनली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फिर क्या होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्प्रेड होने के बाद फाइनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहां पे स्प्रेड हो जाते हैं. क्लियर? ऑल्सो द डिसीज बिगिंस विद हेडेक, शोर थ्रोट एंड स्लाइट फीवर लास्टिंग फॉर 3 to 4 days. जो डिसीज है वो हेडेक से बिगिन होती है, शोर थ्रोट हो जाता है, स्लाइटली फीवर आ जाता है जो कि 3-4 days तक लास्ट होता है. क्लियर? तो क्या सिम्टम्स हो गए? हेडेक होता है, सोर थ्रोट होता है, स्लाइटली फीवर हो जाता है जो 3-4 days तक लास्ट होता है. देन लेटर पेशेंट बिकम्स सेंसिटिव टू द नॉइज, ब्राइट लाइट, एरोफोबिया दैट इज उसे फियर हो जाता है एयर का, पेन इन नेक मसल्स, जो उसकी नेक मसल्स होती है उनमें पेन रहता है,
इंक्रीज्ड पर्सिपिरेशन, जो पर्सिपिरेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, सलाइवेशन बढ़ जाता है, फियर ऑफ डेथ रहती है, एंगर रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है और डिप्रेशन रहता है। समझ में आया? दैट पेशेंट बिकम्स सेंसिटिव टू नॉइज, ब्राइट लाइट, एरोफोबिया, पेन इन द नेक मसल्स, इंक्रीज पर्सिपिरेशन, सलाइवेशन, फियर ऑफ डेथ, एंगर, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन। ये सारे क्या है? ये सारे जो रेबीज है उसके सिम्पटम्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है दैट द पेशेंट डेवलप्स फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ एयर के साथ साथ जो पेशेंट है उसमें फियर ऑफ वाटर भी डेवलप हो जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज 2 to 3 days एंड मे बी प्रोलॉन्ग टू 5 to 6 days। ये जो बीमारी है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 to 3 days की होती है, कभी कभी ज्यादा बढ़ जाती है, दैट इज 5 to 6 days की भी हो सकती है। The patient may die abruptly or pass on the stage of paralysis and coma। इसमें ये भी चांसेस रहते हैं कि जो पेशेंट है वो उसकी डेथ हो जाए। क्लियर? और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो स्टेज ऑफ पैरालिसिस या स्टेज ऑफ कॉमा तक पहुंच जाए। इज दैट क्लियर टू यू? दैट पेशेंट डेवलप्स फियर ऑफ वाटर, द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज 2 to 3 days एंड मे बी प्रोलॉन्ग टू 5 to 6 days। द पेशेंट डाई एब्रप्टली और पास ऑन द स्टेज ऑफ पैरालिसिस एंड कॉमा। अब बताते हैं इसके प्रिवेंशंस क्या हैं। सो एडमिनिस्टर अ सिंगल डोज ऑफ एंटी रेबीज सीरम विद अ कोर्स ऑफ वैक्सीन। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो एंटी रेबीज सीरम है उसका वैक्सीन के थ्रू उसकी जो फर्स्ट डोज होती है, सिंगल डोज होती है, वो दे दी जाती है। आफ्टर दैट क्लीनिंग, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है। Immediately wash the wounds, scratches and adjoining areas with plenty of carbolic soap। जो भी हमारा वाउंड है, क्लियर, या स्क्रैच है, या फिर वी कैन से उससे आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनको कार्बोलिक सोप्स के थ्रू हमें क्लीन करना चाहिए। क्लियर? दैट इमीडिएटली वॉश द वाउंड्स, स्क्रैचेस एंड एडजॉइनिंग एरियाज विद प्लेंटी ऑफ कार्बोलिक सोप। अब केमिकल ट्रीटमेंट क्या आता है इसका? After cleaning, irrigate the wound with either alcohol, tincture or 0.01% aqueous solution of iodine। Clear? तो क्लीनिंग के बाद में क्या होता है? जो वाउंड्स हैं उनको इरिगेट करना पड़ता है either alcohol, tincture और 0.01% aqueous solution of the iodine। Clear? जो वाउंड्स हैं उनको इरिगेट करना पड़ता है अल्कोहल टिंक्चर के साथ, 0.01% aqueous solution के साथ आयोडीन के। Clear? That after cleaning, irrigate the wounds with either alcohol tincture or 0.01% aqueous solution of the iodine। And anti-rabies serum, local application of anti-rabies serum is highly effective। उसके बाद क्या करते हैं? जो एंटी रेबीज सीरम है उनका यूज किया जाता है। जो भी हमारे एंटी रेबीज सीरम्स हैं उनका जो लोकल एप्लीकेशन होता है, क्लियर, उनको फर्स्ट डोज में देना चाहिए। और एंटी रेबीज सीरम जो होती है वो हाईली इफेक्टिव रहती हैं। क्लियर? Along with the above local treatment, antibiotics and anti-tetanus procedure should be applied। इसके बाद क्या होता है? ये तो हमने सारा प्रोसीजर किया। इसके बाद में जो लोकल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हुए, एंटी टिटेनस प्रोसीजर्स हुए, वो भी अप्लाई करने चाहिए। क्लियर? उसके थ्रू क्या रहेगा? हम प्रिवेंटिव रहेंगे और जो रेबीज है वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो, वो ये वाला जो केस है इसको हम मेंटेन करके रख पाएंगे। Also observe the animal for 10 days from the day of bite। जिस दिन एनिमल ने आपको बाइट किया, क्लियर, उस दिन से 10 दिन तक एनिमल को ऑब्जर्व करो। इफ द एनिमल शोज सिम्पटम्स ऑफ रेबीज, इट शुड बी किल्ड। यदि जो एनिमल्स है उसमें रेबीज के सिम्पटम्स आपको शो हुए हैं तो उस जो एनिमल है उसको किल कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली और लोगों को भी हार्म करेगा। If the animal remains alive and healthy at the end of 10 days, लेकिन यदि जो एनिमल है वो 10 days के बाद भी अलाइव रहता है, हेल्दी रहता है, there is no need of anti rabies treatment। तो फिर किसी भी एंटी रेबीज ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप भी हेल्दी ही रहोगे। समझ में आया? That observe the animal for 10 days from the day of bite। If the animal shows symptoms of rabies, it should be killed। And if the animal remains alive and healthy at the end of 10 days, there is no need of anti-rabies treatment। Clear? अब बात आती है जो रेबीज है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। Since dog is major source of infection, eliminate the stray and ownerless dogs।
डॉग जो है वो रेबीज इन्फेक्शन का मेजर सोर्स रहता है। तो जितने भी हमारे स्ट्रेन ओनरलेस डॉग्स हैं, दैट इज जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, जिनके ओनर्स नहीं रहते, उनको एलिमिनेट करना चाहिए, उनको एक ऐसे सेफ जगह पहुंचाना चाहिए जहाँ पे वो पीपल्स को हार्म ना कर पाए और वो भी सिक्योर्ड रहे। ऑल्सो ह्यूमनाइज द डॉग पॉपुलेशन इमीडिएटली, जो डॉग पॉपुलेशन है उसको ह्यूमनाइज कीजिए। इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ रैबिड एनिमल्स, और जितने भी रैबिड एनिमल्स हैं उनका इमीडिएटली डिस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि वो और पीपल्स को हार्म ना करें। क्लियर? बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए क्या क्या प्रिवेंशंस हैं? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually I have told you in the last session, but obviously I have to check your remembrance, that's why I asked it. By the way, let's check out the answer. क्या preventions है? First, use chlorinated and boiled water during the spread of epidemics. जब एपिडेमिक्स स्प्रेड होती है उस टाइम पे क्या करना है? आपको क्लोरिनेटेड और बॉइल्ड वाटर का यूज करना है। सेकेंड, hand washing before eating and after toilet and sanitary disposal of excreta can prevent contamination of water, food and milk. Simply eating से पहले, टॉयलेट के आफ्टर, सैनिटेशन डिस्पोजल के बाद में हमें क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करने चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे? कंटेमिनेशन वाटर, फूड, मिल्क को कंटेमिनेट होने से प्रिवेंट करेंगे और ऑब्वियसली वो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। ऑल्सो यूज वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, और हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन यूज करना चाहिए। तो समझ में आया प्रिवेंशन मेजर्स? दैट यूज क्लोरिनेटेड एंड बॉइल्ड वाटर ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, hand washing before eating and after toilet, and sanitary disposal of excreta can prevent contamination of water, food and milk. Also vaccination against hepatitis A. By the way, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने रेबीज के बारे में स्टडी किया। रेबीज स्प्रेड कैसे होता है हमने ये स्टडी किया, उसके प्रिवेंशंस क्या है, उसके कंट्रोल क्या है, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया। I think this is enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.